अकाल के उन दिनों में जब लोग भूख से मर रहे थे, एक डरावना जीव हमारे घर के दरवाजे पर मांस से भरा एक कटोरा रख गया। जैसे ही दादी बाहर देखने गई, वो अचानक वहीं जम सी गई। उस समय हमारे घर में 3 हफ्तों से अनाज नहीं था। ये मांस पूरे परिवार के लिए जैसे जीवन दान बनकर आया था। दादी तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और भगवान को धन्यवाद देने लगी। फिर उस मांस को उठाकर घर के अंदर ले आई और पकाकर खा लिया। बाहर से उधार अनाज मांगकर लौटे दादा जब घर पहुंचे तो उन्हें मांस की खुशबू आई। वो अंदर आए और हैरानी से पूछने लगे। दादी ने उन्हें पूरी बात बता दी। ये सुनते ही दादा का चेहरा डर से भर गया। वो कांपते हुए बोले, वो आ गया? क्या आ गया? वही, क्या तुम पुराने दिनों की बात भूल गई हो? दादी को जैसे कुछ याद आ गया। उनकी आंखें फैल गईं, पूरा शरीर तनाव में आ गया। क्या इतने साल बीत गए, वो चीज हमें कैसे ढूंढ सकती है? दादा ने कांपते हुए कहा, ये अकाल इतना भयानक है, हमारे लिए यूं ही मांस कौन लाएगा? ये वही है। ये कहकर दादा ने मांस के कटोरे की तरफ देखा। अगले ही पल वो जैसे पत्थर बन गए। अगर मुझे गलत नहीं लग रहा तो कटोरे में देखो, ये वही बाल हैं जिनसे वो अपने शिकार को चिन्हित करता है। जो भी इस बाल मिले मांस को खाता है, वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। दादी ने कटोरे में देखा, सच में उसमें काले बालों का एक गुच्छा था। सब खत्म हो गया, वो सच में आ गया। इतने सालों बाद भी वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। मैं ये सब सुनकर घबरा गया और पूछा, दादा वो कौन सा जीव है? दादा ने तुरंत रोका, नाम मत लेना, उसका नाम लेते ही वो आ जाएगा। जिसने भी उसका नाम लिया वो कभी नहीं बचा। ये सुनकर छोटे चाचा हंस पड़े। आप लोग भूख से पागल हो गए हैं। कौन सा राक्षस? बाहर लोग पेड़ की छाल खा रहे हैं और यहाँ कोई मुफ्त में मांस दे रहा है और आप डर रहे हैं। दादा गुस्से से भर गए। उन्होंने छोटे चाचा को थप्पड़ मार दिया। नालायक, भूल गया तू तेरे बड़े भाई के साथ क्या हुआ था? भैया तो जंगली जानवर के कारण मरे थे, आप लोग उसे भी राक्षस कह रहे हो। अगर सच में कोई राक्षस है भी तो मैं नहीं डरता। दादा ने गुस्से में कहा, तुझे कुछ नहीं पता। वो चीज आंखों से कम देखती है, वो गंध और आवाज से शिकार ढूंढती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कब के मर चुके होते। दादी ने दादा को शांत किया और बोली, अगर सच में वो है तो सिर्फ हमारे घर में मांस नहीं आया होगा, गांव के बाकी लोगों के पास भी गया होगा। आप जाकर देखो। दादा ने कहा, ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जाने से पहले दादा ने कहा, वो इंसानों की आवाज की नकल कर सकता है। जब तक मैं वापस ना आऊं दरवाजा मत खोलना। दादा के जाने के बाद हम सब चुपचाप बैठे रहे, जैसे हवा भी रुक गई हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि बाहर से दादा की आवाज आई, दरवाजा खोलो। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन दादी ने मुझे रोक लिया। मुझे तुरंत दादा की बात याद आई, वो आवाज की नकल कर सकता है। मैंने स्टूल लाकर दरवाजे के छेद से बाहर देखा। अंधेरा था, लेकिन दादा जैसा चेहरा दिखा। तब मैंने दरवाजा खोला। दादा अंदर आए और बोले, इतनी देर क्यों लगाई? हमने कहा, हमें लगा कहीं आवाज की नकल ना हो। दादा बोले, अच्छा किया, मैं टॉर्च लेने आया हूँ, बाहर बहुत धुंध है। दादी बोली, अब फिर जाओगे? दादा बोले, मैंने मांस नहीं खाया, वो मेरी गंध नहीं पकड़ पाएगा, तुम लोग अंदर रहो। इतना कहकर वो टॉर्च लेकर फिर से निकल गए। हम अभी बैठे ही थे कि दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। दादी को लगा दादा वापस आ गए हैं। वो दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन छोटे चाचा ने उन्हें रोक लिया। माँ, आप भी अजीब हैं, अभी तो पिताजी गए हैं, इतनी जल्दी कैसे लौट सकते हैं? छोटे चाचा ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, कौन है? बाहर से गुस्से भरी आवाज आई, दरवाजा खोल, मुझे पता है तुम लोगों के पास मांस है। छोटे चाचा ने पहचान लिया, ये पड़ोसी झांग शान था। वो गुस्से में दरवाजा खोलकर बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? झांग शान बोला, मुझे भी हिस्सा चाहिए, वरना पूरे गांव को बता दूंगा। छोटे चाचा मजबूर हो गए और मुझे अंदर से मांस लाने को कहा। झांग शान ने मांस देखते ही लालच में आकर उसे कच्चा ही खाने लगा। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मांस लेकर चला गया। छोटे चाचा उसे धमकाते रह गए। शाम को दादा वापस आए। उनके साथ 2 शिकारी भी थे, जिनके हाथ में बंदूकें थी। दादा ने गंभीर होकर कहा, हालात बहुत खराब हैं। क्या हुआ? दादा बोले, मैंने पूरे गांव में देखा, लगभग हर घर के दरवाजे पर मांस रखा गया है। ये सुनते ही सबके चेहरे का रंग उड़ गया। मामला इतना आसान नहीं है। घर का क्या हाल है? दादी ने छोटे चाचा की तरफ देखा, फिर मांस वाले बर्तन की ओर नजर डाली। अभी झांग शान आया था मांस के लिए। मुझे कुछ गड़बड़ लगा तो मैंने उसे थोड़ा मांस दे दिया। क्या? दादा गुस्से से कांप उठे। उस हरामी को साफ बताया था कि ये मांस खाने से राक्षस निशान लगा देता है, फिर भी लालच में आ गया। छोड़ो, अब देर हो गई है, चलो जल्दी मंदिर में सबके साथ इकट्ठा होते हैं। इतना कहना था कि बाहर से अचानक जोरदार चीख सुनाई दी। हम सब उस आवाज की तरफ भागे और झांग शान के घर पहुंचे। जमीन पर खून और कच्चे मांस के टुकड़े बिखरे पड़े थे। झांग शान और उसकी पत्नी खून के तालाब में पड़े थे। उनकी चमड़ी बिल्कुल सही थी, लेकिन शरीर कागज की तरह सिकुड़ गया था, जैसे किसी ने उनका सारा खून और मांस खींच लिया हो। इतना भयानक नजारा देखकर हमारी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। पास खड़ा शिकारी कांपती आवाज में बोला, हे भगवान, मैंने पूरी जिंदगी शिकार किया है, लेकिन ऐसा डरावना मंजर कभी नहीं देखा। आज रात तो नींद नहीं आएगी। दूसरा बोला, सच में? ये आखिर कौन सा राक्षस है? दादा ने गहरी सांस ली और चुप हो गए। फिर हाथ से इशारा किया कि सब लोग यहाँ से निकल जाएं। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, तभी छत पर जोर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसके बाद ऊपर से किसी के चलने की आहट आने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। दादा ने तुरंत मेरा मुंह दबा दिया और सबको चुप रहने का इशारा किया। एक बहादुर शिकारी ने बाहर झांक कर देखने की कोशिश की और अचानक चिल्लाया, साला ये क्या है? दादा जोर से चिल्लाए, जल्दी अंदर आओ। लेकिन वो आदमी चुप रहा। कुछ ही पल में उसके हाथ से बंदूक गिर गई। हमें कुछ गड़बड़ लगी। उसका शरीर धीरे धीरे नीचे झुकने लगा और फिर कागज की तरह नरम होकर जमीन पर गिर गया। वो भी राक्षस द्वारा सूखा कर मार दिया गया था। अगली सुबह दादा और शिकारी गांव वालों को इकट्ठा करके सब कुछ बताने लगे। ये सुनते ही लोग भड़क उठे। गांव का मुखिया छिड़कर बोला, सुबह सुबह हमें बुलाकर ये बेकार की बातें सुना रहे हो। देखो सब लोग भूख से मर रहे हैं, मांस मिला है तो खाने दो, डर
डर किस बात का है? दूसरा बोला, सही कह रहा है, घर घर लोग मर रहे हैं, मुश्किल से मांस मिला है और तुम उसे फेंकने को कह रहे हो। ये तो हमें मारने जैसा है। मुझे तो लगता है तुम खुद सारा मांस रखना चाहते हो। दादा गुस्से में बोले, मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये मौत खरीदने वाला मांस है। तुमने झांग शान का हाल नहीं देखा क्या? अगर जीना चाहते हो तो अभी के अभी मांस फेंक दो, वरना बाद में पछताओगे। मुखिया बोला, बस करो, गाँव में इतने लोग भूख से मर गए, खाने को कुछ नहीं है। अगर ये मौत वाला मांस भी है तो क्या, एक दिन और जी लेंगे, मरने से पहले मांस खा लें, यही काफी है। दादा चुप हो गए। उन्हें भी पता था इस हालत में कोई मांस छोड़ने वाला नहीं। वो धीरे से बोले, ठीक है खाओ, जितना खाना है खाओ, पता नहीं अगली बार खाने को कब मिलेगा। जैसे ही दादा जाने लगे, मुखिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें उस राक्षस के बारे में पता है क्या? उसे रोकने का कोई तरीका नहीं है? दादा बोले, एक तरीका है, लेकिन कभी आजमाया नहीं गया, पता नहीं काम करेगा या नहीं। मुखिया बोला, बताओ, कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। दादा बोले, वो राक्षस गंध और आवाज से शिकार ढूंढता है। जिसने भी मांस खाया वो उसके निशाने पर है और वो पीछा करता रहेगा। उसे कैसे मारना है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिसने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर सबके दिल बैठ गए। तभी मुखिया बोला, अगर वो गंध से पहचानता है तो हम गंध खत्म कर देते हैं, फिर तो वो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। दादा बोले, बेकार है, मांस खाकर तुम सब पहले ही उसकी गंध से चिन्हित हो चुके हो। वो आज रात किसी को नहीं छोड़ेगा। मुखिया बोला, तो फिर एक काम करते हैं, सब लोग घर के अंदर रहेंगे और बाहर गोबर और गंदगी फैला देंगे ताकि हमारी गंध छुप जाए। मैं नहीं मानता कि वो गंदगी में आएगा। उस शाम सब लोग मंदिर में इकट्ठा हुए और चारों तरफ गंदगी फैलाई गई। रात होते ही सब चुपचाप अंदर बैठे रहे। बदबू से सांस लेना मुश्किल हो गया। गर्मी और भीड़ से हालत खराब थी। आधी रात तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। तभी एक औरत चिल्लाई, मैं अब और नहीं सह सकती, कोई राक्षस नहीं है, ये सब झूठ है। दूसरा बोला, शांत रहो, कल हमने अपनी आंखों से देखा था, चुप रहो और इंतजार करो। औरत बोली, तुम सब पागल हो, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपना मांस लेकर जा रही हूँ। वो मांस उठाकर जाने लगी। तभी उसका पति उसे रोकने लगा। मत जाओ, बाहर सच में राक्षस हुआ तो? औरत चिल्लाई, मैंने गलती की तुमसे शादी करके, घर में खाने को कुछ नहीं और अब यहाँ भी ये हाल, हटो मेरे रास्ते से। इतने में मुखिया और दादा वहाँ आए और बोले, हमने कहा था बाहर मत जाओ, खतरा अभी टला नहीं है। औरत गुस्से में बोली, ये हमारा मांस है, मैं जहाँ चाहूँ ले जाऊँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। दादा ने सख्त आवाज में कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही? जैसे ही दरवाजा खुलेगा वो चीज हमारी गंध पकड़ लेगी। लेकिन औरत तिलमिला उठी, मुझे किसी का डर नहीं, यहाँ रहकर सड़ने से अच्छा है बाहर मर जाना। दादा ने आखिरी बार चेताया, अगर तुम गई तो सिर्फ अपनी नहीं, हम सबकी मौत बुलाओगी। तभी उसका पति वांगकाई धीरे से बोला, तुम शांत हो जाओ। मगर औरत ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मेरे साथ नहीं चले तो आज के बाद मेरा चेहरा मत देखना। वांगकाई चुप हो गया और आखिरकार उसके साथ बाहर चला गया। दरवाजा खुला और दोनों अंधेरे में गुम हो गए। अंदर सन्नाटा छा गया, सबकी सांसें थम गईं। तभी अचानक बाहर से औरत की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी, जैसे किसी ने उसे जिंदा नोच लिया हो। दादा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत लोगों को दरवाजा बंद करने और भारी चीजों से उसे जाम करने को कहा। कुछ शिकारी बंदूकें लेकर दोनों तरफ छिप गए। हर कोई कांप रहा था कि वो चीज अब अंदर घुसने ही वाली है। सबको तैयार रहने को कहकर दादा मुझे, दादी और छोटे चाचा को अंदर के कमरे में ले गए। फिर अपनी जेब से एक प्याज निकाला। चाचा हैरान होकर बोले, ये क्या कर रहे हो? दादी भी घबराई हुई थी, लेकिन दादा ने गंभीर आवाज में कहा, ध्यान से सुनो, आज रात यहाँ मौजूद हर इंसान मरेगा। ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही वांगकाई और उसकी औरत बाहर गए, उन्होंने हमारी गंध फैला दी। अब वो चीज जरूर आएगी और सबको मार डालेगी। जब वो अंदर आए तब इस प्याज को काट कर अपने शरीर पर रगड़ लेना। इससे कुछ समय के लिए हमारी गंध छिप जाएगी और हम इस अफरा तफरी में भाग निकलेंगे। दादी की आंखें भर आईं। क्या हम बाकी गांव वालों को ऐसे ही छोड़ देंगे? दादा ने ठंडी आवाज में कहा, जो खुद को नहीं बचा सकता वो किसी और को क्या बचाएगा? उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब वो उस राक्षस का सामना कर रहे हैं। सालों पहले भी पूरा गांव खत्म हो चुका था, सिर्फ वो और दादी बचे थे। यहाँ तक कि जिस गांव में वो पहले रहते थे वो भी एक दिन पूरी तरह उजड़ गया था, जैसे कभी था ही नहीं। चाचा ने कांपते हुए पूछा, तो फिर ये बंदूकें और बारूद किस काम के? दादा ने कड़वी हंसी के साथ कहा, अगर ये सब काम आता तो इतने लोग गायब क्यों होते? मैं डरते हुए बोला, दादा पीछे वाले पहाड़ में जो तहखाना है वहाँ छिप सकते हैं। दादा ने सिर हिलाया, तू नहीं समझेगा, जैसे जैसे वक्त बीतता है मांस खाने वालों की गंध और तेज होती जाती है। वो हमें ढूंढ ही लेगा। बचने का एक ही तरीका है, जितना दूर भाग सको भागो। फिर हम सब बाहर आए। दादा गांव वालों से बात करने ही वाले थे कि देखा, सब हमें शक की नजर से घूर रहे हैं। चारों तरफ बंदूकधारी खड़े थे। रास्ता रोककर मुखिया गुस्से में बोला, लाओ जाओ, सच बता, तुम लोग भागने की सोच रहे हो? दादा एक पल के लिए घबरा गए, लेकिन खुद को संभालते हुए बोले, ये कैसी बात कर रहे हो? हम सबको छोड़कर क्यों भागेंगे? तभी एक आदमी चिल्लाया, मैंने खुद सुना है ये लोग प्याज से गंध छुपाकर भागने वाले हैं। माहौल गर्मा गया। मुखिया बोला, अगर सच नहीं है तो तलाशी दे दो। दादा मजबूर होकर मान गए, लेकिन तलाशी में कुछ नहीं मिला। तभी वो आदमी फिर चिल्लाया, इसने कहीं और छिपाया है। तभी अचानक उसने दादा पर झपट्टा मारा, लेकिन दादा ने उसे लात मारकर गिरा दिया और उसी वक्त उसकी जेब से प्याज गिर पड़ा। सब हैरान रह गए। वो आदमी कांपने लगा, ये मेरा नहीं है, किसी ने फंसाया है। लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। भीड़ उग्र हो गई। लोग उसे बाहर फेंकने की बात करने लगे। डर के मारे उसने मुझे पकड़ लिया और चिल्लाया, कोई पास आया तो इसे मार दूंगा। सब सन्न रह गए, लेकिन दादा शांत खड़े रहे, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। आदमी चिल्लाया, रुक जाओ। तभी दादा ने अचानक खून से लथपथ मांस का टुकड़ा उसकी तरफ फेंका। अगले ही पल अंधेरे से एक लंबा सड़ा हुआ हाथ निकला और उस आदमी को जकड़ लिया। मैं छूटकर भाग आया और देखते ही देखते उसका शरीर सूखकर कंकाल बन गया। तभी वो राक्षस दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और फिर शुरू हुआ। कत्लेआम गोलियां चलती रहीं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। पूरा मंदिर नरक बन गया। इसी अफरा तफरी में दादा
हमें अंदर ले गए और जल्दी जल्दी प्याज शरीर पर रगड़ने लगे। उन्होंने कहा यही मौका है। फिर हमें लेकर वो पीछे की तरफ गए जहाँ पहले से एक सीढ़ी चिमनी तक लगी थी। उन्होंने फुसफुसाकर कहा सामने से निकलेंगे तो मर जाएंगे। और हम सब उस धुएं भरी संकरी चिमनी से ऊपर चढ़ने लगे। नीचे चीखें गूंज रही थी, खून की गंध हवा में भर चुकी थी और वो राक्षस एक एक को खत्म कर रहा था। हम जैसे तैसे ऊपर पहुंचे और अंधेरे जंगल में कूदकर भागने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा मंदिर आग और चीखों में डूब चुका था। लेकिन दादा रुके नहीं, बस इतना बोले मत रुकना वरना अगली बारी हमारी होगी। और हम बिना पीछे देखे उस अंधेरे में गुम हो गए और लौटकर उस गांव में कभी नहीं गए।